गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे इंग्लिश की। बेस्ड ऑन द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक इवलिन ग्लैनी, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को पढ़कर, जो कि साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर में से लिया गया है, आगे के ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। इवलिन गिव अप नहीं करना चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्रतिबद्ध थी और अपने म्यूज़िक के इंटरेस्ट को वो परस्यू करना चाहती थी, जीना चाहती थी या उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। ठीक है। वन डे शी नोटिस्ड a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक बारी उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और अब उसका भी मन हुआ कि वो भी ज़ाइलोफोन बजाना सीखे। अब ज़ाइलोफोन क्या होता है? तो ज़ाइलोफोन इस तरीके का कुछ होता है। इसको दो स्टिक्स से बजाया जाता है और हर एक की जो होती है वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे जो म्यूज़िक टीचर्स थे उन्होंने मना कर दिया, उसको डिस्करेज किया कि तुम कैसे सीख सकती हो, तुम्हें तो सुनाई भी नहीं देता। बट यहाँ पर जो एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फॉर्ब्स। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है कि खूब सारे वाद्य यंत्र जो बजा लेता है वो इंसान को परक्यूशनिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो रॉन फॉर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को, उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब क्या होता है कि ये जो रॉन फॉर्ब्स हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो बड़े बड़े ड्रम बजाए। ठीक है। एक बड़ा ड्रम, एक छोटा ड्रम। अब क्या हुआ, उन्होंने बजाते टाइम जो इवलिन थी उसको बोला कि तुम, मतलब जैसे इशारे से कोई बोलता है कि तुम इसे कानों से मत सुनो, इसको किसी और चीज़ से फील करो। ठीक है। तो यहाँ पर इवलिन सडनली आई रियलाइज दैट आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली अचानक क्या होता है कि इवलिन जो है उसका जो वेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कमर। तो कमर, ऊपरी कमर से वो बड़े ड्रम को सुन रही होती है और निचली कमर से, मतलब कमर के नीचे के हिस्से से वो छोटे ड्रम की जो साउंड होती है उसको, उसकी वाइब्रेशन को फील कर रही होती है। ठीक है। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और फिर उन्होंने और भी दूसरे वाद्य यंत्र बजाए होंगे फॉर्ब्स ने। तो फिर धीरे धीरे करके जो इवलिन है उसने ये देखा कि वो अपनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, यानी कि अपने बॉडी के डिफरेंट भागों से वो म्यूज़िक सुन सकती है, मतलब उसको वाइब्रेशन फील होती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। अब इवलिन ने क्या किया, अपना दिमाग जो है उसने वाइब्रेशन पे लगाया और मतलब उसने अपना ओपन माइंड कर लिया कि अब वो अपनी आँखों से, अपने सेंसेस से नहीं, अपनी आँख, कान, नाक, मुंह, सेंसेस से नहीं सीखती थी वो। अब वो अपनी बॉडी से वाइब्रेशन को रीड करती थी कि किस चीज़ को बजाने पे कैसी वाइब्रेशन निकलती है, कैसी तरंगें निकलती हैं। उसकी त्वचा, उसकी बॉडी पार्ट्स जो है उसको कैच कर लेते थे। ठीक है। द रेस्ट वाज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब क्या होता है, बाकी सब उसके जो महज, शीर का मतलब होता है महज एक तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सब उसकी डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय और हार्ड वर्क पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। Based on the given extract, what did Evelyn not think of about pursuing music?
ये जो अभी हमने पढ़ा पैराग्राफ, इसके अंदर जो इवलिन है वो किस तरीके की बात नहीं सोच सकती थी, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला है आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहती हूँ। सेकेंड है आई विल वर्क हार्ड एंड प्रूव माई सेल्फ, मैं बहुत मेहनत करूँगी और अपने आप को प्रूव करूँगी, ये भी इवलिन सोच सकती है। थर्ड है यहाँ पर आई शैल नॉट स्टॉप ट्राइंग, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी, ये भी इवलिन का एकदम सही पार्ट है, मतलब वो इस तरीके की डिटर्मिनेशन पावर थी उसके अंदर। अब फोर्थ ऑप्शन है नो बडी वांट्स मी हेयर, आई शुड गो बैक होम, कोई भी मुझे नहीं चाहता, मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या इवलिन इस तरीके की बात सोच सकती थी? तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो यानी कि हमारा आंसर है कि वो किस तरीके की बात नहीं सोच सकती थी, वो फोर्थ ऑप्शन नहीं सोच सकती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, कि वो फोर्थ ऑप्शन नहीं सोच सकती थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। हर टीचर टोल्ड हर, उसकी जो टीचर्स थे उन्होंने क्या बोला? नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने बोला था फॉब्स ने कि इसको कानों से मत सुनो, इसको किसी और चीज़ से सुनो, ठीक है, फील करो म्यूज़िक को। वाई डू यू थिंक ही सेड सो, आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक टीचर ने ऐसा क्यों बोला होगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज ट्राइंग टू बिफूल हर ट्राइंग विदाउट ईयर्स, तो वो उसको बेवकूफ़ बनाना चाहते थे। बी ही थॉट ऑफ मेकिंग द थिंग्स टफ फॉर हर, वो चीज़ों को और मुश्किल करना चाहते थे इवलिन के लिए। सी ही वॉन्टेड टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड ओपन अप हर माइंड, वो चाहते थे कि ये लड़की जो है वो कॉन्फिडेंट रहे और साथ में अपने दिमाग को खोले। डी ही एग्रीड विद रेस्ट ऑफ द टीचर एंड ट्राइड टू फेल हर, और वो बाकी सब टीचरों की बात मानकर उसको फेल करने पर तुले हुए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है कि जो उसके टीचर थे वो चाहते थे कि ये कॉन्फिडेंट रहें और अपने माइंड को खोलें। अपने माइंड को खोलने का मतलब ये होता है कि ओपन माइंडेड हो जाना, कि सिर्फ एक ही चीज़ को ना देखना और भी नई चीज़ें खोजना अपने अंदर, इसे कहते हैं ओपन माइंडेड, ठीक है। तो नए रास्ते खोजना, तो यहाँ पर यही उसके टीचर चाहते थे कि इवलिन जो है कोई दूसरा रास्ता खोजे म्यूज़िक अपने अंदर फील करने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द क्वालिटीज़ इज़ नॉट हाईलाइटेड इन इवलिन इन द गिवन कंटेक्स्ट बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, ये जो लाइन दे रखी है कि इवलिन गिव अप नहीं करना चाहती थी, तो ये किस तरीके की क्वालिटीज़ यहाँ पे हाईलाइट करता है? तो अब देखते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनका देखते हैं। पहला, वो ऑब्स्टिनेट थी, यानी कि वो ज़िद्दी थी, दूसरों की बात नहीं मानती थी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी अड़ियल थी एक तरीके से। क्या वो अड़ियल थी? नहीं, तो ये नहीं हो जाएगा, इवलिन अड़ियल नहीं थी। अच्छा, डिटरमाइंड, क्या वो डिटरमाइंड थी? हाँ, वो डिटरमाइंड थी, दृढ़ निश्चयी थी। तो यहाँ पर देखो ऑब्स्टिनेट जो होता है ना वो नेगेटिव वे में चला जाता है कि किसी की बात ना सुनना, सिर्फ अपनी आपको ही मानना, कि मतलब अड़ियल नेचर कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ सब कुछ। तो ऐसा नेचर नहीं था, ऑब्स्टिनेट नहीं थी, वो दृढ़ निश्चयी थी, ये डिटरमिन्ड थी। नेक्स्ट है हेल्पलेस थी, क्या वो, क्या कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था? हेल्पलेस फील करती थी अपने आप को कि नहीं अब नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, अब इस तरीके की थी? नहीं, वो ऐसी भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंट थी कि जाओ मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, ऐसी थी? नहीं, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थी वो। लेबोरियस थी, क्या वो मतलब बहुत हार्ड वर्क करती थी? हाँ, लेबोरियस थी, तो ये वाला हो जाएगा। फिर 6th है प्रिजर्वरेंस, परसिवरेंस। तो परसिवरेंस का मतलब भी होता है दृढ़ता से किसी काम को करना, और एक तरीके से दृढ़ निश्चयी इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये भी वो थी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, 2nd, 5th एंड 6th। तो देखो 2nd, 5th एंड 6th किसके अंदर आ रहा है? यहाँ पे 2nd आ रहा है लेकिन 5th एंड 6th नहीं आ रहा। यहाँ पे 2nd आ रहा है, 4th 6th आ रहा है लेकिन 4th आ रहा है साथ में, और हमें 5th ढूंढना है। यहाँ पे 2nd, 5th और 6th तीनों आ रहा है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 2nd, 5th एंड 6th।
ठीक है, हमें ये वाले ऑप्शंस ढूंढने थे, सेकंड, सिक्स्थ और फिफ्थ, जो कि सही वाले ऑप्शन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, अच्छा इसमें भी सी था, इसमें कौन सा था, ये वाला डी वाला। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश स्पॉटेड हर पोटेंशियल, किसने उसका जो पोटेंशियल था वो ढूंढा था। चूज द ऑप्शन दैट डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वर्ड पोटेंशियल हेयर। तो यहाँ पे पोटेंशियल किस चीज़ को बोला जा रहा है, उनमें से वो चीज़ कौन सी नहीं है वो वर्ड ढूंढना है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिभा ढूंढना। तो यहाँ पे देखो एनर्जी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी और प्रोस्पेक्ट्स। तो अब इन चारों में से पोटेंशियल का क्या मतलब नहीं है, तो वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल के जो सिनोनिम्स हैं उनको देखते हैं। देखो प्रोस्पेक्ट्स भी होता है, ओहो हाँ ये रहा। तो प्रोस्पेक्ट्स भी मतलब होता है पोटेंशियल का, कैपेसिटी भी मतलब होता है, पॉसिबिलिटीज़ भी मतलब होता है, यानी कि संभावना और क्षमता, ये दोनों ही जो टीचर है उसको दिखाई दी किसमें, ईवलिन में। ठीक है, तो ये तीनों ही मतलब जो है वो पोटेंशियल के होते हैं। एनर्जी पोटेंशियल का मतलब नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हो जाएगा ये वाला आंसर कि इसका पोटेंशियल का मतलब एनर्जी नहीं होता। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, पिक अप द मोस्ट सूटेबल कोड फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। ये जो ऊपर अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है उसके लिए सबसे सूटेबल कोड आपको क्या लगता है। ऑल दैट वी आर इज़ द रिजल्ट ऑफ वट वी हैव थॉट। तो हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। वट वी थिंक वी बिकम, बुद्धा। ठीक है, एक तो ये वाली कोट हो गई। नेक्स्ट है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव ओवर वट हैपन्स टुडे एंड नेवर फॉरगेट द पावर टुडे हैज़ ओवर टुमारो, मैट माइक्लस। तो इसका मतलब है कि आज की परिस्थितियों को कम मत आंको, भूलो मत कि आज के ऊपर कल भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सी देखो, ऑब्स्टेकल्स कैन नॉट क्रश मी। जो ऑब्स्टेकल्स मतलब मुसीबतें मुझे तोड़ नहीं सकती। एवरी ऑब्स्टेकल यील्ड टू अ स्टर्न रिजॉल्व। जो हर मुसीबत जो है वो अपने साथ एक आपको दृढ़ निश्चयी बनाता है। मतलब हर मुसीबत जो होती है वो आपको दृढ़ निश्चयी बनाती है, आपको लड़ने की ताकत देती है। He who is fixed to a star does not change his mind। जो जिसकी किस्मत में ये लिखा जा चुका है कि वो स्टार बनेगा, वो कभी अपना फैसला नहीं बदलता। ठीक है, तो यहाँ पर लियोनार्डो दा विंची की ये कोट है। नेक्स्ट है, लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज़ पिकिंग आवरसेल्व्स अप फ्रॉम फेलियर। लाइफ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम बना सकते हैं अगर हम अपनी फेलियर से ऊपर उठ जाए तो यहाँ पर मुझे ईवलिन के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लग रहा है वो या तो सी वाला है लियोनार्डो दा विंची का, या फिर डी वाला है, लाइफ इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पिकिंग आवरसेल्फ अप फ्रॉम द फेलियर। तो यहाँ पर डी वाला सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज़ पिकिंग आवरसेल्फ अप फ्रॉम द फेलियर। एक तरीके से यहाँ पर ईवलिन जो थी उसको हर कोई मना कर रहा था और उसको हर कोई बोल रहा था कि तुम घर, मतलब डिस्करेज कर रहा था। तो यहाँ पर वो अपने फेलियर से ऊपर उठ गई। ठीक है, उसने दृढ़ निश्चय किया और अपने आप को ऊपर उठाया उसने खुद। तो यहाँ पर डी वाला जो है ना सबसे बेस्ट है, मास्टर चेन येन का लिखा हुआ कोट। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सबसे बेस्ट है ईवलिन के लिए। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट जो है वो सॉल्व कर दी। बाकी अगर आपको इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन सही लगता है, वैसे मुझे सी भी सही लगा कि ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो मुझे क्रश नहीं कर सकती। ईवलिन इस तरीके की भी थी कि मुझे जो मुसीबतें हैं वो क्रश नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती, और ये हर मुसीबत है वो मुझे और दृढ़ करती जाएगी। ही हु इज़ फिक्स टू बी स्टार
टू अ स्टार डज नॉट चेंज हिज माइंड। तो ये वाला कोट भी ठीक है, सी और डी दोनों ही इसके कोट हो सकते हैं। आपको जो पसंद हो वो आप इसको लिख लेना, ठीक है। मुझे सी और डी दोनों ही सही लग रहे हैं इसके लिए, ईवलिन के लिए। तो आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और ईवलिन के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। ये आपका चैप्टर है, इसके अभी और आगे पैराग्राफ्स आएंगे, उनको भी सॉल्व करना है। तब तक के लिए थैंक यू।